जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो परसेंटेज टॉपिक चला है, परसेंटेज टॉपिक में आपने जो लास्ट का सेशन हुआ है उसमें देखा होगा कि अचानक जो क्लास थी वो अपनी ऑफ हो गई थी। उसका रीजन था कि पावर कट हो गया था। पावर कट होने की वजह से अपनी क्लास बीच में ही रुक गई थी। लेकिन आज का जो सेशन है अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन जो 66 नंबर का अपन सॉल्व कर रहे थे वो लगभग पूरा सॉल्व हो चुका था। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आज उसको फिर से सॉल्व करके मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन की मैंने जो अप्रोच आपको सिखाने की कोशिश की थी उसमें हो सकता है कि आपको पूरा क्लियरिटी नहीं हुआ हो। तो आज फिर से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बेटर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, मैं एक बात हर एक सेशन में बोलने की कोशिश करता हूं और आपका जो टाइम है 1 से 1.5 मिनट का टाइम हर एक सेशन में मैं लेता हूं। वो इसलिए लेता हूं कि अगर मैं कंटिन्यू तरीके से आपका 1 से 1.5 महीने, ये 1 से 1.5 मिनट का टाइम मैं लेता रहा तो हो सकता है कि आपकी वो समझ में बात आ जाएगी कि आप 1-2 साल बाद जिस चीज को समझोगे वो इसी टाइम में आप समझ जाओगे और आपका एक बेटर रिजल्ट आएगा। वो बात इस तरीके से है कि आपको हर एक टाइम जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं हर एक सेशन में, उन कॉन्सेप्टों को डेली के डेली क्या करना है, नोट करना है। डेली के डेली क्या करना है, उनका रिवीजन करना है और रिवीजन करने के बाद उनको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं हर एक कॉन्सेप्ट पर 2 से 3 दिन क्वेश्चन में आपको हर एक सेशन में प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन क्वेश्चनों को आपको खुद 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? 3 से 4 बार। 1-2 बार नहीं, 3 से 4 बार। आने के बाद भी आपको हर एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है। तब जाके आपकी उस लैंग्वेज पर, उस ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक है उस पर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा कि आप क्वेश्चन को देखोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको वो भी अप्रोच आपके अंदर इंप्रूव हो जाएगी कि जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन में हमें केवल पढ़ना कितना है। क्योंकि जब आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि हमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी गई है उसमें से कितना रीड करना है, तो इसमें भी आपका टाइम बच सकता है। मेन जो फोकस है वो है कि आपका कम से कम टाइम के अंदर फास्ट तरीके से आपके सॉल्यूशन निकले। तो उसके लिए मैं हर एक कोशिश कर रहा हूं, हर एक एफर्ट आपके अंदर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एफर्ट्स आप खुद डालो, कैसे हमें कम से कम टाइम में आप जो अपने आंसर हैं उनको निकालना है। क्योंकि जब आपकी एग्जाम में आप एक एग्जाम हॉल में बैठे होगे और वहां पर आपके सामने जब एग्जाम का जो पेपर है वो खुलेगा, तब आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में उस प्रेशर को जो हैंडल करेगा वो क्या करेगा, जो आपकी प्रैक्टिस है। क्योंकि प्रैक्टिस इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाती है कि आप क्वेश्चन को बहुत स्पीड से सॉल्व करने लगते हो और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे आपका जो प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बढ़ जाएगा। फिर आप क्या काम करोगे, जो हर एक स्टूडेंट जिनसे सिलेक्शन होता है उन क्वेश्चनों को छोड़ के आता है, उन क्वेश्चनों को आप बेटर तरीके से क्या करोगे, सॉल्व करोगे और एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन को लोगे। ठीक है, तो आइए इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि आप हर एक दिन बेटर तरीके से पढ़ रहे हो, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट कर रहे हो, उनका रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, सेशन में क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को कैसे रीड करना है इस बात को बेहतर तरीके से आप लोग समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि उस तरीके को समझोगे तो ही आपके अंदर वो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तभी तो आप वैसे करोगे, तभी वो इंप्रूवमेंट आप में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ए बी से 40% कम है, यानी दो है ए और बी। ए जो है वो बी से 40% क्या है, कम। यानी यहां पर स्पष्ट हो गया है कि यहां पर जो कंपैरिजन की गई है वो बी से की गई है और जिसकी कंपैरिजन की गई है वो आपका ए है। यानी ए की कंपैरिजन बी से की गई है और किस तरीके से कि वो 40% कम है, कौन, ए। आगे हम अगर बढ़ेंगे तो बोला गया है कि जो सी है वो ए और बी के योगफल का 40% है। यानी अगर आपको ए और बी पता चल जाएगा, उसका आप 40% निकालोगे तो सी पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पर मैंने लिख दिया ए, ये लिख दिया मैंने बी और ये लिख दिया मैंने सी। तीन थे, तीनों को मैंने लिख दिया। सिंपल तरीके से आप लोग समझना कैसे सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। अब यहां पर बोला गया है कि जो ए है वो बी से 40% कम है।
यानी कंपैरिजन बी से की गई। अब 40% का फ्रैक्शन में मतलब होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। लास्ट में जो मैंने सॉल्व करवाया था वो मैंने फ्रैक्शन से करवाया था, तो फ्रैक्शन से तो आपको समझ में आ गया था। अब मैं एग्जैक्ट डाटा लेकर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो उससे भी देखना कि कितने आसान तरीके से हो सकता है। यानी दोनों तरीके आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो मैंने मान लिया कि जो बी की वैल्यू है वो 100 है। बी की वैल्यू 100 है। अब 100 का अगर हम 40% देखेंगे तो कितना निकलेगा? 40। कितना निकलेगा? 40। और 100 में से 40 को कम करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 60। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू 60 होगी, क्योंकि यहां ए और बी में जो रिलेशन दिया गया था वो 40% कम का था, लेस का था। बात क्लियर है? आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सी है, सी आपको कैसे फाइंड करना है? आपको ए और बी की जो वैल्यू है उसका सम करना है और फिर उसका 40% निकालना है। तो ए और बी का सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 160। इसका 40% निकालोगे, यानी 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 32 दूनी 64। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 64। सी की वैल्यू हमारे सामने कितने निकल के आ गई? 64। यहां तक आपको समझ में आया? अब अगर हम आगे देखेंगे, आगे क्या बोला गया है, तो आपको बताना है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। बात को बहुत ध्यान से समझना। यहां पर बेस वैल्यू का मेन रोल होता है। पूरा परसेंटेज टॉपिक आप लोग पढ़ोगे तो आपको एक बात बेटर तरीके से समझ में आएगी कि जिसको ये क्लियर हो गया कि बेस वैल्यू क्या बनेगी, उसका पूरा परसेंटेज टॉपिक बहुत हार्ड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा? प्रिपेयर हो जाएगा। इस बात को आप बेटर तरीके से समझना। यानी यहां पर बोला गया कि बी सी से, यानी कंपैरिजन की गई है सी से, तो यहां क्लियर हो गया कि हमारा जो बेस बनने वाला है वो सी बनने वाला है। यानी बेस में जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? सी की वैल्यू होगी। अब हम ध्यान से देखेंगे, बोला गया है बी सी से कितने प्रतिशत कम है। यानी अब हमें ए से कोई मतलब नहीं है, हमें बी और सी से ही मतलब है। और बी और सी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका अगर हम रेशियो लेंगे तो ये जो रेशियो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। 4 से ये 16 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 25। अब हम यहां देखेंगे बेस में अपना कितना आ जाएगा? 16, क्योंकि कंपैरिजन सी से की गई है। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। अब हमें परसेंटेज में वैल्यू बताना है। तो एक बात का तो बेटर तरीके से पता है कि हमारे पास अगर 1/16 होता तो इसका मतलब कितना होता है? 6.25। हमें निकालना है 9/16 का, तो 6.25 में परसेंटेज में हम 9 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बेटर तरीके से पता होगा, 9 छक्के 54 और 25 नंबर कितना हो जाएगा आपका? 225। तो 54 में 225 यानी 2.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56.25%। बात समझ में आ गई कैसे? जिसको समझ में ना आए तो वो इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। एक टेक्निक के तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, ऐसे नहीं कि जैसे आप स्टैंडर्ड क्लासेस में करते थे कि 9 का गुणा पहले 5 में करोगे, फिर 9 का गुणा 2 में करोगे, फिर कैरी जो आएगी उसको जोड़ोगे, फिर 9 का गुणा 6 में करोगे। ऐसे करोगे तो टाइम जाएगा और हमें एग्जाम में टाइम को सेव करना है। तो यहां पर आंसर आया है अपना 56.25%। लेकिन आप लोग यहां घबराना नहीं है, यहां पर इसी वैल्यू को उन्होंने क्या लिख दिया है? उन्होंने इस वैल्यू को लिख दिया 56 सही 1/4। यानी ऑप्शन नंबर सी ही यहां पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? यहां मैंने पूरा एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया था उसको। क्लियर है बात? तो उम्मीद करते हैं आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि देखो इसकी 2 वैल्यू मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी। क्या? इस तरीके से मैंने 2 वैल्यू आपको कंप्लीट करवाई थी। करवाई थी कि नहीं करवाई थी? तो उसी तरीके से आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है। 6 सही 1/4%। मैंने जे वाली वैल्यू भी लिखवाई थी और जे वाली वैल्यू भी लिखवाई थी। बात क्लियर है? तो इस तरीके से फ्रैक्शन में करोगे 9 से मल्टीप्लाई तो आपका आंसर जी आएगा, और अगर डेसिमल वाली वैल्यू में करोगे तो जी आएगा। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े 68 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया है? यदि ए
बी से 28% अधिक है, मोर देन, तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको वर्ग के तौर पर दे सकता हूं, लेकिन मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ए बी और सी। बात समझना ध्यान से। यहां पर बोला गया है कि ए जो है वो बी से 28% ज्यादा है, यानी ए की कंपैरिजन बी से की गई है। अगर हमें बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने बी की वैल्यू को मान लिया है ये 100 है, बी की वैल्यू 100 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? अब 100 का 28%, 28 निकलेगा। ये तो आपको बेटर तरीके से पता है, निकालने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को। 100 का 28% निकालने में दिक्कत तो नहीं है। क्या निकलेगा? 28। जिसको नहीं है पता वो लास्ट के सेशन देखे, बेसिक वाले सेशन देखे, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 128। कितना हो जाएगा? 128। ठीक है, तो आगे और पढ़ेंगे। यहां बोला गया सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के योग का 25% कम है। अब एक बात बताओ, इनका योगफल कितना हो जाएगा? 228। अब ये वैल्यू क्या है? 25% कम है। सी की वैल्यू 25% कम है, किसके? ए और बी के योगफल का। तो एक बात बताइए, यहां मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा? मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, अगर ये 25% कम है तो अब उसकी वैल्यू बचेगी कितनी? 75%। और 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। कितना होता है? 3/4। हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 से कट रहा, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। 57 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 171। 57 दिया 171। बात क्लियर है? 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, 3 सत्ते 21, 1 2 कैरी, 3 5 15 और 2 17। बात क्लियर है? आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या बोला गया है, तो आपको फाइंड करना है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। जो सी है वो ए से कितने परसेंट अधिक है? सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो 128 171 से कितना ज्यादा है? घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 और 4, यानी 43 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 43 ज्यादा है। अब हमें निकालना है, तो तरीका वही है, कंपैरिजन ए से की गई तो बेस वैल्यू 128, परसेंटेज में बदलेंगे तो 100%। ये हो गया वो तरीका जिससे आप सॉल्व करोगे। तो कैलकुलेशन इतनी टफ है कि इसमें कुछ ना कुछ आपका टाइम जाएगा, कम से कम 1 मिनट का टाइम आप लोगे, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे फिर 128 से डिवाइड करोगे, तो फिर आपका टाइम जाएगा यहाँ पर। लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा माइंड का यूज कर लो, क्योंकि सिलेक्शन मिलने के बाद भी तो आपको सैलरी मिलना है। तो उसके लिए आप थोड़ा माइंड का यूज करो, अपने आप को बहुत अच्छे से क्या करो, इस तरीके से कन्वर्ट करो अपने माइंड को कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सोचने की काम करे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यहां पर आप इस कैलकुलेशन को ना करके अगर कोई एक दूसरी चीज कहने की सोचो, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा कि यहां पर 120 से ज्यादा 128 है और यहां 43 है, 40 दिया 120, यानी कि अगर हम 128 का 1/3 निकालें तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी? 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 2 20, 3 18, यानी 42.66 ऐसे करके आएगा। और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं? अब आप एक बात बताओ, यहां पर आपके माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर हम 128 का अगर हम 128 का 33.33% निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 42.6 होगी। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसकी? 43 की। यानी ये दोनों नंबर में कंपैरिजन किया जाए तो इनमें 0.4 का डिफरेंस है, यानी 0.4। तो यहां पर 43%, 128 का 43% लगभग 33.33% से थोड़ा ही ज्यादा होगा। तो आप यहां पर देखो, 43 तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। 28 तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। 32 तो आपका होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 33 तो ऑलरेडी हो गया। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर।
जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस तरीके की जो भद्दे तरीके हैं कैलकुलेशन करने के, जहां पर आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वहां पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन किस तरीके से की गई है इसके नंबर आपको नहीं मिल रहा है। आपको नंबर जो मिलना है आपने आंसर सही टिक किया कि नहीं किया है। बात समझ में आई? तो आप उस तरीके को फॉलो करो कि आपके आंसर एक्यूरेट तरीके से सही टिक हो जाए, टाइम भी सेव हो जाए। बाकी कैलकुलेशन करने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, और जिसको करना है तो वो इस तरीके से कर सकता है, मैंने वो भी आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं बेटर तरीके से आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन में और सिखाने की कोशिश करूंगा, बस 20 सेकंड का टाइम दो, क्लास देखेंगे चल रही है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़े कंटिन्यू तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला गया है कि एक्स की इनकम वाई की इनकम से 42% अधिक है। यानी अब यहां पर एक्स और वाई हो गया, और अब इनकम के फॉर्म में पूछा गया। किसके फॉर्म में? इनकम के फॉर्म में। तो यहां पर मैंने एक्स लिख दिया, जे वाई हो गया, और आगे आप देखोगे तो जेड भी है, तीनों लिख दिए। अब जो रिलेशन दिया गया है उस पर अपन काम करेंगे। उसने कहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो वाई की वैल्यू से 42% अधिक है। अगर मैंने वाई की वैल्यू को 100 मान लिया और 100 का 42% निकालोगे तो 42 निकलेगा, और 42% अधिक है तो नंबर कितना बन जाएगा? 142। इस बात को समझने में किसी को परेशानी तो नहीं? आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो यहां पर आपसे जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया गया है कि जो जेड की आय है वो एक्स और वाई की आय के योग से 45% कम है। आप देखोगे दोनों का जो योग होगा एक्स और वाई का वो 242 होगा, और 45% कम, तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा? अगर 45% कम कर दिया जाएगा तो उसकी जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 55%। 55% कैसे बनेगी? वो मल्टीप्लाई फैक्टर का यूज अपन यहां पर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? 55% की। और जिसको इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा वो क्या करेगा, वो अपना टाइम कैसे खराब करेगा? वो इस तरीके से करेगा कि सबसे पहले वो क्या करेगा, 242 का 45% निकालेगा, और जो 45% निकलेगा उसको 242 से घटाएगा। यानी इसमें वो कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम खराब करेगा, और एग्जाम में टाइम आपको मिलना है 30 सेकंड का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम आप लगाओगे तो आगे जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे उनमें आप 3 से 4 मिनट का टाइम लगाओगे, यानी आप सिलेक्शन को नहीं ले पाओगे, आप आते हुए भी सिलेक्शन को नहीं ले पाओगे। तो इस तरीके को आपको बिल्कुल भूल जाना है। मल्टीप्लाई फैक्टर का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसका यूज करना है। जितने मैंने जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक आपको सिखाए वो हर एक लॉजिक को हर एक क्वेश्चन के अंदर जहां पर लगे वहां पर आपको बेहिचक लगाना है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट और लॉजिक इसीलिए सिखाए जा रहे हैं आपको कि आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सको। अगर आपको किसी भी एग्जाम को पूरे दिन में करने के लिए दे दिया जाए तो आप 100% तरीके से कुछ भी एफर्ट्स ना डालो तब भी आप उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन टाइम की वैल्यू है, यहाँ पर टाइम का वो एक एक सेकंड की वैल्यू आपको सिखाने की कोशिश करता है एग्जाम में, तो आपको उस वैल्यू को बहुत अच्छे से सीखना है। आप इसको सॉल्व करोगे, 55% को देखोगे, परसेंटेज हटेगा तो 100 से इसको डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 से कटेगा तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका? 5 से कटेगा 20, फिर 2 से काटो तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121। अब ध्यान से देखो 121 माने 11 का स्क्वायर इंटू में 11, तो क्या बन गया? 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना? क्यूब कितना होता है? 1331 होता है कि नहीं होता? इसको 10 से डिवाइड करोगे, नीचे 10 बचा था तो कितना आ जाएगा? 133.1। कितने आसान तरीके से निकला है। ये निकालने की एक्स्ट्रा में जरूरत नहीं है, आपको खुद इतनी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेनी है, लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर बोला गया है कि जेड की जो इनकम है वो एक्स की इनकम से, यानी कंपैरिजन की गई है एक्स से, यानी 142 ही आपकी बेस वैल्यू होगी। जी क्लियर हो गया। अब कितने प्रतिशत कम है, यानी एक्स की वैल्यू
जेड से कितनी ज्यादा है, या ऐसे बोल सकते हो जेड की वैल्यू एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखोगे इनका डिफरेंस लोगे तो कितना कम हो जाएगा आपका, 142 में से अगर आपके 133.1 जाएगा तो आंसर आएगा 8.9। कितना बचेगा, 8 कुछ नहीं करना है, जिसको समझ में ना आए वो 142 में से 133.1 को क्या कर लेना, माइनस कर लेना, तो जो आंसर आएगा वो बचेगा कितना, 8.9। जी आपकी वैल्यू 8.9 और परसेंटेज में चेंज करोगे तो यहां पर करोगे 100% से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई। अब यहां पर ध्यान देखो, यहां पर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर 100% आ जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा, आपका टाइम यहां पर खराब होगा। तो यहां पर आप टाइम कैसे बचाते उस तरीके को देखो। मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, एक बात सिखाने की कोशिश की थी कि जब भी आपकी जो कैलकुलेशन है, आपकी जो कैलकुलेशन है, अगर दो जगह एक एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करे, एक तो कैलकुलेशन डेसिमल में हो, एक तो डेसिमल में हो यानी कि दशमलव में, और दूसरी कैलकुलेशन हो आपकी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में। तो इन दोनों कैलकुलेशन को सॉल्व किए बिना ही आप अपने आंसर को टिक करोगे, वो दो तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आपको दो जगह बहुत अच्छे से अपनी नजर बना के रखना है, एक तो ऑप्शन पर और एक यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर। बात क्लियर है कि नहीं, ऑप्शन पर और यूनिट डिजिट पर। यहां से आप बिना कैलकुलेशन किए भी अपने आंसर को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि यहां ऑप्शन का आप कैसे यूज करोगे, उस बात को समझो। आप यहां ऑप्शन देखोगे, सारे के सारे ऑप्शन 6 के आसपास हैं, सारे के सारे ऑप्शन 6% के आसपास हैं, और आपको जो कंपैरिजन नंबर है वो 142 है। अगर आप 142 का, अगर आप 142 का 6% निकालोगे, 142 का 6% निकालोगे तो क्या निकलेगा, 6 दूनी 12, 6 चौकी 24, 25 और 6 और 2 8, और इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे जो आपका आंसर आएगा वो 8.52 आ जाएगा, यानी 8.5 आएगा। और यहां पर आप देख रहे हो ये वैल्यू 8.9 है, कितनी है, 8.9 है। तो आप यहां पर देखो 6%, 6% जब आपने वैल्यू निकाली तो 8.5 निकली, यानी ये वैल्यू 6% से ज्यादा हो गई। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, यानी जो 8.9 है वो 6% से ज्यादा की वैल्यू है, 8.9 है वो 6% से ज्यादा की वैल्यू है, क्योंकि अगर आप 142 का 6% निकाल रहे हो तो वो 8.5 आ रहा है। कैसे आ रहा है, 8.5 आ रहा है। तो यहां पर जो 6 से नीचे वाले ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गए, ए भी हो गया और डी भी हो गया। अब आपके सामने बचे ये दो ऑप्शन, इनको कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही कि 8.9 पर पहुंचने के लिए 8.5 में केवल 0.5 की कमी है, 0.5 की कमी है। अगर हम 0.7 लेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप देखो अगर आप 142 का 0.3% निकालोगे तो देखो कितना निकल, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 और 1 4, और देखो यहाँ डेसिमल से ये 0 नीचे और बढ़ जाएगा, यानी 3 दशमलव बाद तो 0.4 आएगा, यानी क्लियर हो गया कि 6.3 ही % आपका 8.9 के बराबर होगा। यानी कि आपको दोनों तरफ से सोचना है। अगर आप किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करके आंसर को टिक कर रहे हो तो आप वैसे भी सोचो कि इसकी परसेंटेज वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, अगर इतनी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी। तो ऐसे भी आपके आंसर कम टाइम में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। यहां पर जैसे ये बात हो सकती है कि कोई आर्ट ग्रुप से होगा और वो इस क्वेश्चन को, ये सॉल्यूशन को देखेगा तो उसको थोड़ी हड़बड़ी लग सकती है, कठिनाई फील हो सकती है। लेकिन मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि आपको करना क्या है, आपको करना एक ही काम है कि आपको पेशेंस के साथ उसको समझने की कोशिश करना है। आप समझते चलो, आपको सारी चीजें
नॉर्मल हो जाएंगी और आसान तरीके से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे उन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का मैं टाइम दूंगा, और मैंने अगर बोला है कि क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको सॉल्व करने के बाद उसको तुरंत के तुरंत क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, हुआ सॉल्व कि नहीं, आगे बढ़े, सॉल्व करवाएंगे। देखो क्या बोला गया है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है, क्या बोला है, ए की आय बी की आय का 40% है, और जो बी की आय है वो सी की आय से 24% अधिक है। यहां पर देखो लॉजिक चेंज हो गया, या आप कह सकते हो जो नेक्स्ट टाइप बन गया आपका, कितना, अगला वाला टाइप आ गया। यानी यहां तक आपके जो चल रहे थे वो कल वाले टाइप चल रहे थे, कौन से, चौथे नंबर का ये टाइप था। अब ये टाइप आ गया है आपके 5वें नंबर का। लॉजिक तो वही रहेंगे, केवल लैंग्वेज की बेसिस पर इसका टाइप चेंज हो गया है। तो देखो कैसे होगा, यहां पर, यहां ध्यान से देखो, यहां ए की कंपैरिजन बी से की गई है और फिर बी की कंपैरिजन सी से की गई है। लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना कि ए की कंपैरिजन बी से की गई है, यानी ए की तुलना पहले बी से की गई है, फिर बी की तुलना सी से की गई है। यानी आपका जो बेस बनेगा, आप जहां से आप स्टार्ट करोगे वो वैल्यू आपकी सी होगी, क्योंकि जब आपको सी पता होगा तो आप बी निकालोगे, और बी पता चल जाएगा तो आप ए निकालोगे। बात से सहमत हो कि नहीं। 3 पर्सन है, तीनों पर्सन में एक दूसरे से कंपैरिजन की गई है। पहले वाले की कंपैरिजन दूसरे से, दूसरे वाले की कंपैरिजन तीसरे से। तो यहां पर जो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वो तीसरे वाले की पता होनी चाहिए। अगर आपको तीसरे की वैल्यू पता होगी तो आप दूसरे की निकाल लोगे, और दूसरे की जब पता चल जाएगी तो आप तीसरे की निकाल लोगे। लॉजिक समझ में आया, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। इसी बेसिस से देखो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ए मैंने आपके सामने ए लिख दिया, जी आपका बी हो गया, और जी हो गया आपका सी। तो यहां पर आप अब यहां से स्टार्ट करोगे। उसने कहा है बी की इनकम सी की इनकम से 24% अधिक है। अगर मैंने सी की इनकम को 100 मान लिया, सी की इनकम को 100 मान लिया, 100 क्यों माना वो आपको बेटर तरीके से पता है, क्योंकि हम ऐसे डाटा को मानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन जीरो रहे। अब बी की जो इनकम है वो कितनी, 24% ज्यादा, तो 100 का 24 निकालोगे 24 निकलेगा, 24% निकालोगे 24 निकलेगा, और 100 में 24 जोड़ोगे तो 124 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू 124 हो गई। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले वाली लाइन पढ़ोगे, ए की इनकम बी की इनकम से 40% है, बी की इनकम की 40%। अब बी की इनकम तो है 124, और इसका 40% निकालोगे यानी 2/5, कितना निकालोगे, 2/5। यहां पर देखोगे 248 हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, 5 नंबर 45, 5 छक्के 30, यानी 49 दशमलव कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, कितना आ जाएगा 49.6, कितना आ जाएगा 49.6। बात क्लियर है, यहां तक बात डन है। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब आगे तो जिस तरीके से अपन सॉल्व कर रहे थे वही लैंग्वेज है कि सी की आय ए की आय से कंपैरिजन ए की आय, यानी बेस हमारा बनेगा ए, बेस बनेगा हमारा ए, और सी से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना ज्यादा है। तो आप देखोगे 100 में से 49.6 को घटाओगे तो आएगा आपका 50 दशमलव कितना आएगा आपका 4, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहां 100% से मल्टीप्लाई। बात समझना ध्यान से। अब देखो यहां पर एवरेज स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, पहले वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे और फिर आंसर टिक करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, यहां 50.4 है और यहां 49.6 है, यानी इन दोनों नंबर में 0.4 का डिफरेंस है। अगर ये नंबर 50-50 होता तो कितना ज्यादा होता, 100%, कितना ज्यादा होता 100%। देखो
अगर ऊपर भी 50 होता और नीचे भी 50, और परसेंटेज की बात करते हम तो ये कितना परसेंट निकलता, 100%। तो 100% तो ऑलरेडी वो है ही, 100% तो ऑलरेडी वो है ही ज्यादा। तो यहां पर जो 75% दिया था ये एलिमिनेट हो गया, 50% दिया था ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब बचा 50.4, तो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू में ज्यादा है, परसेंटेज में थोड़ी है। यहां पर आप अगर इस ऑप्शन को टिक करोगे तो ये तो गलत है, क्योंकि 50.4 तो एग्जैक्ट वैल्यू में ज्यादा है। कैसा है, एग्जैक्ट वैल्यू में ज्यादा है, आपका परसेंटेज में थोड़ी ज्यादा है। और आपको बताना परसेंटेज में। अब आप एक बात बताइए, आपका 0.4%, 0.4%, अगर आप देखोगे 0.4, 49.6 का 0.4%, यानी कि 100 से थोड़ा ही ज्यादा, 100 से थोड़ा ज्यादा तो केवल एक ही ऑप्शन है, 101.6। जी तो 104, अगर आप 49 कितना है 6 का 4.2% निकालोगे तो आप समझ रहे बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 दशमलव आपके नीचे यहां बढ़ जाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 4 चौके 1600, या नहीं बहुत ज्यादा आएगा आपका। आपको यहां पर चाहिए केवल 0.4%। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस अप्रोच को क्या आप समझ पा रहे हो, क्या एक्सेप्ट कर रहा है आपका माइंड कि ऐसे क्वेश्चन करने से हमें फायदा होगा, हमें एग्जाम में बेनिफिट होगा। इस बात को क्या आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हो? अगर एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो कमेंट में इस बात को जरूर बोलोगे कि हाँ सर, जो आप कैलकुलेशन सिखा रहे हो इसी तरीके से आप सिखाइए, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर आपने इस बात की सहमति कमेंट बॉक्स में दिखाई कि जिस तरीके से कैलकुलेशन करना मैं सिखा रहा हूं वो कैलकुलेशन आपको बेनिफिट लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो फिर मैं आपको इस कैलकुलेशन को सिखाने के लिए पूरे एफर्ट्स डालूंगा और आपको कंटिन्यू तरीके से ऐसे ही सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस तरीके के कैलकुलेशन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है या आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं यही तरीका सिखाऊंगा जिस तरीके से आपका किया जाता है। लेकिन ऐसे में फिर आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। बात क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 है तो आपको फाइंड करना है 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपका टाइप नेक्स्ट हो गया है, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। कल का जो आपका टाइप चल रहा था यहां तक, ये आपका 4 टाइप कंप्लीट, 5 टाइप कंप्लीट हो गया था। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, ये आपका हो जाएगा अगला टाइप 6 नंबर का। इसकी लैंग्वेज में थोड़ा मॉडिफाई किया है और उसी लैंग्वेज को आपको समझना है, क्योंकि लैंग्वेज को जब आप बेटर तरीके से समझ लोगे तो फिर आप क्वेश्चन को और लॉजिक को बेटर तरीके से लगा लोगे। ठीक है, क्या बोला गया है, ए बी का 150% है, बी सी का 40% है। तो एक क्वेश्चन मेरा बनता है आपसे कि क्या यहां पर आप ए बी और सी का रेशियो फाइंड कर लोगे? तो आप में से जिन लोगों ने कल का सेशन देखा है, जब मैंने आपको एक रेशियो फाइंड करने वाला जो लॉजिक बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो हर एक स्टूडेंट इस बात का जवाब देगा कि हाँ सर, मैं यहाँ पर ए बी सी का रिलेशन फाइंड कर सकता हूं और एबीसी का रेशियो भी निकाल सकता हूं। और जिसका एबीसी का रेशियो निकल आएगा वो आगे क्वेश्चन को देख करके सेकंडों में जवाब दे देगा। तो सबसे पहले अपना टारगेट है कि यहां पर हम निकालेंगे ए बी और सी का रेशियो। कैसे निकलेगा उसको देखो। यहां बोला गया है कि ए की जो वैल्यू है बी के 150%, 150% का मतलब 150/100 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 5 या 15, 5 दूनी 10। और ए और बी का अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो निकल के आएगा आपके पास 3/2। यानी अगर आपकी वैल्यू ए की 3 यूनिट वैल्यू है तो बी की 2 यूनिट होगी। ये आपका ए और बी का रेशियो आ गया। आगे बोला गया है कि बी की जो वैल्यू है वो सी से 40% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 40%। 40% का मतलब 2/5। 40% का मतलब 2/5। यहां पर सी की कंपैरिजन, बी की कंपैरिजन सी से की गई है क्योंकि बी सी का 40% है। तो सी की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 2। दोनों कंडीशन को अगर आप देखोगे तो बी की वैल्यू सेम है। तो यहां पर रेशियो क्या निकल के आएगा? 3:2:5। यहां जिसने लॉजिक नहीं देखा उसको परेशान नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा टाइम निकाल के
लास्ट के सेशन को जाके देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे निकला है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर देखो ये रेशियो निकल आया आपके पास ए बी सी का, और यहाँ ए बी सी की वैल्यू का सम 20 दिया है। अगर हम यूनिट में जोड़ें तो 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है। कितने गुना? 2 गुना। आपसे पूछा गया है क्या, यहां पर 2b 3c माइनस 4a की वैल्यू। तो देखो यहां पर आपको ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, आपको रेशियो में ही इसकी वैल्यू निकालो। b की वैल्यू रेशियो में रखोगे कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस c की वैल्यू 5, 5 दिया 15, यहां पर a की वैल्यू 3 तो 4 दिया 12। तो आप देखोगे 15 और 4 19, 19 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और इस 7 यूनिट की वैल्यू को कितना करना पड़ेगा आपको 2 गुना। 2 गुना क्यों किया? क्योंकि आपकी ये जो वैल्यू थी वो कितनी थी? डबल थी। इस रिलेशन से आपने निकाला है, तो आपकी जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 14 यानी कि 14, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट, केवल थोड़ा और डाटा को इंप्रूव किया है, थोड़ा डाटा बढ़ा दिया गया है। कैसे? यहां पर बोला गया है किसी संख्या a का 11/5 किसी संख्या b का 22% है, तो संख्या b किसी तीसरी संख्या c से 2.5% के बराबर है, c के 2.5% के बराबर है, और यदि c की वैल्यू j दी गई है तो आपको a का 80% और b के 40% की वैल्यू का सम निकालना है। सबसे पहले टारगेट ए बी सी 3 वैल्यू दी गए हैं, इनकी रेशियो निकालो। रेशियो कैसे निकलेगा? सबसे पहली लाइन पढ़ोगे, उसने कहा है a का 11/5 b के 22% यानी 22/100 के बराबर है। ये बात एग्जामिनर ने बोली है। इसको सॉल्व करोगे कि 8 दूनी 22, ठीक है। 5 से 100 काटोगे कितनी बार? 20 बार, और 2 से 20 को काटोगे 10 बार। a और b के रेशियो की बात करेंगे हम तो वो आ जाएगा 1/10, यानी हम कह सकते हैं कि अगर b की वैल्यू 10 यूनिट है तो a की वैल्यू 1 यूनिट होगी। बात समझ में आई? a और b का रेशियो निकल आया है। अब आगे पढ़ोगे तो b और c में रिलेशन दिया है। b किसी संख्या c का कितना है? 2.5% है, 2.5%। अब 2.5% का मतलब क्या होता है? 1/40। तो हम क्या कह सकते हैं? b किसी तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। c के, यानी अगर c की वैल्यू 40 है तो b की वैल्यू कितनी होगी? 1। हम रेशियो निकालेंगे तो यहां देखेंगे दोनों कंडीशन में b हमारा सेम है, लेकिन रेशियो में यूनिट कैसी है? अलग अलग। इसको 10 बनाएंगे तो इस रेशियो को किससे गुणा करना पड़ेगा हमें? 10 से, क्योंकि b की दोनों जगह वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी? सेम। तो रेशियो क्या निकलेगा? 1 रेशियो 10 रेशियो 400। और यहां पर बोला गया है कि 400 की वैल्यू कितनी? c की वैल्यू कितनी है? 5500, क्योंकि c की वैल्यू 400 और इस 400 की वैल्यू कितनी दी गई? 55, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55/4। अब देखो यहां पर टाइम बचेगा कैसे? आगे उसने पूछा है a का 80%, तो आपको ऐसे नहीं करना, पहले a की वैल्यू निकालो यहां से, फिर उसका 80% निकालो, फिर b की वैल्यू निकालो, फिर b का 40% निकालो, फिर दोनों को जोड़ो। आप यहीं पर कर लो, a की वैल्यू 1 है और 1 का 80% कितना निकलेगा? 0.8। देखो कैसे, साइड में निकालो, 1 का 80% ऐसे निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.8। बात समझ में आ गई? अब b का 40, b है आपका 10 और 10 का 40% कितना निकलेगा आपका? 4। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 4.8। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 55/4। आपको चाहिए 4.8 यूनिट की वैल्यू, तो क्या करो, इसमें 55/4 में किससे मल्टीप्लाई? 4.8 से। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 से काटोगे कितना आ जाएगा? 12। 5 से 11 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6। 11 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 66, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी इतने टफ लैंग्वेज वाले, बड़ी बड़ी डाटा वाले क्वेश्चन को भी आप 30 से 35 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगाओगे। टारगेट ही पूरे सिलेबस में 30 से 35 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, यहां पर अब आपको 3 नाम दिए गए हैं, तरुण,
और क्या दिया गया है आपको, बसव, और आपको दिया गया है नकुल। यानी 3 नाम। अभी आपको एबीसी के फॉर्म में जो दिया जा रहा था, अब यहाँ एग्जामिनर ने थोड़ा चेंज किया और 3 लोगों में रिलेशन दिया है। क्या बोला है कि जो तरुण के पास एक जमीन का प्लॉट था जिसका क्षेत्रफल बसव के प्लॉट के क्षेत्रफल से कितना था, 10% ज्यादा था। यानी देखो, तरुण को हम टी लिखेंगे, बसव को हम बी लिख लेंगे और नकुल को एन लिख लेंगे। तो नकुल, तरुण और बसव में रिलेशन दिया है कि तरुण के पास जो जमीन है उसका जो क्षेत्रफल है वो बसव के क्षेत्रफल से कितना, 10% ज्यादा है। यानी बसव के एरिया से तरुण के एरिया की जो तुलना, जो कंपैरिजन है वो की गई है। 10% का मतलब 1/10। तो हम कह सकते हैं कि अगर बसव का एरिया 10 है तो आप 10% ज्यादा, तो तरुण का एरिया कितना होगा, 11। बात समझ में आई। आगे उसने बोला है कि जो नकुल के पास प्लॉट है उसका जो क्षेत्रफल है वो तरुण के प्लॉट के क्षेत्रफल का 40% है। अब देखो, यहां पर थोड़ा सोचना है आपको। यहां तरुण के एरिया से नकुल का एरिया निकलेगा, तरुण और नकुल की एरिया में रिलेशन दिया है। अगर आप देखो यहां पर 11 का 40% निकालोगे तो आपकी कैलकुलेशन डेसिमल में जाएगी, और डेसिमल में गई यानी कठिन हो जाएगी। तो यहां पर आप दोनों रेशियो में 10 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा, ये 110 हो जाएगा। अब 110 का 40%, क्योंकि 40% है एरिया का, कितना, 40% ज्यादा है, प्लॉट के क्षेत्रफल का 40% ज्यादा था। क्या था, 40% ज्यादा था। नकुल के प्लॉट का क्षेत्रफल तरुण के प्लॉट के क्षेत्रफल से 40% ज्यादा। अब तरुण का एरिया तो है 110, 40% ज्यादा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर से क्या हो जाएगा, 100 से 40% ज्यादा हो जाएगा। 100 तो बराबर हो जाता है, उससे भी 40% ज्यादा, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर 140 आएगा, और परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे। तो यहां पर आप देखोगे कितना आ जाएगा वैल्यू, 14 एकम 14 और 14 एक 15, 154। तो जो नकुल का होगा उसका एरिया कितना होगा, 154। तीनों की वैल्यू निकल के आ गए। अब जो पूछा गया है उस पर बात करेंगे हम। उसमें क्या पूछा गया है, आपको नकुल का एरिया दिया है कितना, 2695, जबकि पास नकुल की वैल्यू तो है 154, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इतनी। आप देखोगे इसको अगर आप किससे 11 से काटोगे तो ये 14 आ जाएगा, और ये कितना बचेगा, 11 दूनी 22, ठीक है, 22, 4 बचेगा 49, 11 चौकी 44, 11 पंचे 55, ठीक है। 7 से जे कट जाएगा, 7 एकम 7, सॉरी 7 तिया 21 और 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 35। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, तो बसब यानी 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 50 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 100 की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। तो आप देखोगे कितनी हो जाएगी, 0, 25, 5, 15 और 2 17, 1750। ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, समझ में आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोला गया है कि रीना के वेतन का 24%, सुनीता के वेतन का 38% के बराबर है। बीना का वेतन, यानी 3 लोग, रीना को आर, सुनीता को एस और बीना को भी लिख दिया हमने, समझ गए। कम से कम लिखने का यही तरीका है कि शॉर्ट में लिखो। यहां बोला गया रीना के वेतन का 24% और सुनीता के वेतन का 38% के बराबर है। रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लेंगे तो 12 और 19, यानी हम कह सकते हैं कि जो जैसे रीना है, रीना का 24% के बराबर है सुनीता के 38% के। तो यहां से रीना और सुनीता की वैल्यू का रेशियो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 19:12। यानी हम कह सकते हैं कि अगर रीना का वैल्यू 19 है तो सुनीता की वैल्यू कितनी होगी, 12। कितनी होगी, 12। बात क्लियर है। कैसे निकाला है मैंने साइड में निकाल के बता दिया। आगे उसने कहा है बीना का जो वेतन है वो रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है, कुल वेतन का 2/3। अब योग निकालो, रीना का 19, सुनीता का 12, 19 और 12 को जोड़ोगे 31, 31 का कितना है, 2/3, यानी 2/3। और आगे उसने दिया है कि बीना की वेतन तो है कितनी, 62,000, यानी इसकी ही वैल्यू उसने कितनी दी गई है, 62,000। बात क्लियर है।
आगे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो सुनीता का वेतन कितना होगा। सुनीता का वेतन यानी 12 यूनिट की वैल्यू। तो आप देखो यहां से 31 दूनी 62, कितना निकलेगा 1000। 3 का यहां गुणा होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 3000। आपको चाहिए 12 यूनिट की वैल्यू, तो 12 का मल्टीप्लाई करो तो दोनों साइड, तो 12 तिया 36, कितना आ जाएगा 36,000। तो सुनीता की वेतन कितनी हो जाएगी 36,000, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 30% क्या है कम है, और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से इतने रुपए कम हो तो सी की आय क्या है, ये आपको बताना है। सिंपल सी बात। यहां पर ध्यान से देखो, ए की कंपैरिजन बी से की गई है और बी की कंपैरिजन सी से की गई है। तो सबसे पहले आप ए बी सी से यहां पर रेशियो निकालो। रेशियो कैसे निकलेगा, आप कहां से स्टार्ट करोगे, ये सबसे पहले मेन बात है। आपकी ए की कंपैरिजन बी से और बी की सी से, अगर आपको सी की वैल्यू पता होगी तो बी की निकल आएगी, और बी की निकल आएगी तो आपकी ए की निकल आएगी। ये क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहां पर सी, यहां पर दिया गया है बी की आय सी की आय से 137.5%। अब यहां पर 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल मैंने बताई भी थी आपको कैसे। 137.5% को आप लिख सकते हो 100% प्लस 33.5%। 100% बन 33.5% कितना हो जाता है 3/8, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी 11/8। बात क्लियर है। अब देखो यहां जो रेशियो दिया है वो कह रहा है कि जो बी की इनकम है वो सी से इतनी ज्यादा है। अगर हमने सी की वैल्यू 8 ले ली, क्योंकि बेस वैल्यू यानी सी वो 8 का 137.5% यानी 11 ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी 19। और यहां पर बोला गया है कि जो ए की वैल्यू है वो बी से कितनी 30% कम है। अब देखो 19 का 30% निकालोगे तो कठिन हो जाएगा, तो रेशियो में दोनों साइड क्या कर दो, दोनों रेशियो में 10 से गुणा, यानी एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 190 का आप निकालो 30%, 190 का 30%, अगर 30% कम है तो वैल्यू कितनी बचेगी 70%, और 70% की वैल्यू निकालने के लिए आप इस तरीके से करोगे, परसेंट हटेगा 100 से भाग, 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133, 19 सत्ते 133। बात समझ में आई। अब देखो क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि ए बी से इतना कम है, जबकि ए बी से है कितना कम, आप देखोगे 7, ठीक है 4 57, कितना कम है 57 कम है, कितना कम है 57 कम है कि नहीं। और इसी 57 की वैल्यू उसने कितनी दी है आपको 28,500 दी है। बात क्लियर है। आप देखो कितने गुना 5 बार में जाएगा, यानी 500 गुना, कितने गुना 500 गुना। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया सी यानी 80, 80 की वैल्यू निकालने के लिए किससे गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर 80 से, तो क्या हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, 40,000। बात समझ में आई। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। बात क्लियर है। तो आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बेटर तरीके से समझ में आए होंगे, और क्लास में एक दो बार पावर ऑफ होने की वजह से क्या है कट लगे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज ये टाइप फिनिश करना है, इसलिए मैंने आज एक दो बार पावर कट हुआ है उसको इग्नोर करते हुए फिर से सेशन को कंटिन्यू किया है। तो वो ऐड करके आपको पूरा सेशन मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि बीच में कट क्यों हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम आने से अपन रुक नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम को अपन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने जो आपको पढ़ाया है उम्मीद करते हैं बेटर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मुझे जब आप बेहतर तरीके से सपोर्ट करते हो। और आपको डेली टू डेली क्या करना है, जो मैं आपको बोलता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट आप सीखो उन कॉन्सेप्टों को आपको
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आपने जी कॉन्सेप्ट सीखे हैं। नोटबुक में भी लिखना है जिससे आपका मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होता रहे, और जो जितने क्वेश्चन है आपको खुद से एक बार सेशन के थ्रू सॉल्व करते जाना है और हर एक आंसर को कमेंट में करना है। बात क्लियर है? तो आज के सेशन में यहीं तक रुकेंगे। सेशन कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताना है। तो थैंक यू, धन्यवाद।